हिंदी विभाग की तमाम शिक्षिकाएं और छात्राएं, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और ये दिन क्यों महत्वपूर्ण है इसके बारे में कुछ बातें आपसे मैं बांटना चाहूँगा, साझा करना चाहूँगा। हिंदी दिवस, जैसा कि प्रज्ञा मैम ने बताया कि ऐसे तो 14 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन सारा पखवाड़ा हिंदी का ही होता है। 14 से लेकर के 30 तक किसी भी दिन हिंदी दिवस मनाया जा सकता है, ये व्यवस्था की गई है और पखवाड़ा के रूप में ये मनाया जाता है। एक आध चीज शुरू में मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ आपके सामने कि हिंदी अभी तक हमारी आधिकारिक तौर पर राष्ट्रभाषा नहीं बनी है। हम लोग हिंदी प्रदेश में आमतौर पर बोलचाल में कहते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, लेकिन आधिकारिक तौर पर यानी जिसको कहते हैं कि सरकार के खाता बही में अभी तक ये राष्ट्रभाषा के रूप में शामिल नहीं है। ये राजभाषा के रूप में शामिल है। सरकारी कामकाज की भाषा हिंदी होगी ये तय हुआ था और कहा गया था कि 15 सालों में ये व्यवस्था कर दी जाएगी कि आधिकारिक रूप से ये राष्ट्रभाषा बन जाएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और क्यों हो नहीं पाया उसके बारे में भी बहुत सारी बातें हैं, वो मैं आपसे बांटूंगा। एक तो सबसे पहले मैं इस विभाग को, इस महाविद्यालय को बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ कि हिंदी विभाग में खास तौर पर जो महिला कॉलेज है उसमें, उसके हिंदी विभाग में हिंदी दिवस मनाना अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए कि आप तमाम जो महिलाएं हैं और तमाम आकर के आगे आने वाले दिनों में आप समाज में, परिवार में अपना स्थान बनाएंगी और एक मातृशक्ति के रूप में आप सामने आएंगी। इसीलिए शायद भाषा को मातृभाषा कहा जाता है। आपकी भूमिका ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि माता जो होती है वही शिशु की पहली शिक्षिका होती है और माता की जो भाषा होती है वही शिशु सबसे पहले अपनाता है। इसीलिए दायित्व तो आपका ज़्यादा बड़ा है कि मातृभाषा के रूप में जो भाषा अपने बच्चे को, अपने परिवार के बच्चों को आप सिखाएंगी, वही भाषा महत्वपूर्ण भाषा के रूप में सामने आएगी और इसमें हिंदी के प्रचार प्रसार में आपकी भूमिका ज़्यादा बड़ी हो जाती है। हिंदी जो अभी तक राष्ट्रभाषा बन नहीं पाई, उसके पीछे आप ये देखिए कि हिंदी का संघर्ष कितना बड़ा है। हिंदी को अपना स्थान प्राप्त करने के लिए जो उच्चासन पर बैठने की अधिकारिणी है, उसका संघर्ष कितना बड़ा रहा है शुरू से। एक तो हमारे देश की जो भौगोलिक स्थिति है, जो जनांकीय दृष्टि है, जो जिस तरह से हमारे यहाँ अलग अलग भाषाओं, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग खान पान, रहन सहन के लोग रहते हैं, उनको एक सूत्र में भाषा के जरिए बांधना ये बहुत ही बड़ा काम है, क्योंकि हिंदी हम में से बहुतों की मातृभाषा नहीं है। ये बहुत ही एक अद्भुत ये तथ्य है कि ज़्यादातर लोग जो हमारे यहाँ है, ज़्यादातर क्या मतलब अधिकतर हमारे जो लोग हैं उनकी भाषा, मातृभाषा हिंदी नहीं है। सबकी अलग अलग, आप लोगों की भी अलग अलग मातृभाषाएं होंगी। किसी की कुड़ुक होंगी, किसी की यहाँ की जो नागपुरी है, सादरी है, वो होगी। बहुत सारे लोगों की भोजपुरी है, मगही है, बांग्ला है। तो इस तरह की मातृभाषाएं अलग अलग हैं। तो हिंदी के सामने ये जिम्मेदारी आ गई कि कैसे इन सब भाषाओं को एक साथ मिला करके चलना है और एक ऐसी भाषा बननी है जो पूरे देश में सारे लोगों को समझ में आए, उसमें संप्रेषण किया जा सके, उसमें बातचीत की जा सके, उनमें अपने विचारों को संप्रेषित किया जा सके। तो इस परिस्थिति में हिंदी के लिए बहुत ही कठिन कार्य था ये, लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो भूमिका निभाई वो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन ने निभाई। स्वतंत्रता आंदोलन के समय हिंदी का सर्वाधिक विकास हुआ और एक सर्वमान्य भाषा के रूप में हिंदी सामने आई। क्योंकि जितने भी आप देखिए कि उस समय के जितने भी बड़े बड़े नेता थे,
उसमें से अधिकतर लोग हिंदी भाषी प्रदेश के नहीं थे। गांधी जी खुद हिंदी भाषी प्रदेश के नहीं थे, आप जानती हैं, वो गुजरात के थे। बहुत सारे जो बंगाल के क्रांतिकारी गण थे, केशव चंद्र सेन, लाल बाल पाल जिनको हम लोग कहते हैं, बिपिन चंद्र पाल, ये लोग सारे लोग दूसरे दूसरे प्रदेशों के थे जो हिंदी भाषी प्रदेश नहीं था। लेकिन इन सब का मानना था कि हिंदी में ही वो शक्ति है, हिंदी में ही वो संभावना है कि पूरे देश को एक साथ जोड़ करके रख सके। और उसी समय हिंदी सबसे बड़ी भाषा के रूप में, सबसे एक ऐसी भाषा के रूप में सामने आई जिससे पूरे देश के लोगों से बातचीत की जा सकती थी। आप देखिए कि जितने भी बड़े बड़े नेता थे, चाहे वो महात्मा गांधी हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, सुभाष चंद्र बोस हो, इन्होंने जब भी राष्ट्र को संबोधित किया तो हिंदी में संबोधित किया। इससे उनका एक आधार, श्रोता वर्ग का एक आधार भी बहुत बड़ा होता था और पूरे देश के लोगों को वो बता सकते थे, अपनी बात, अपने विचार उनके सामने रख सकते थे। इसीलिए महात्मा गांधी ने एक बार एक अंग्रेज पत्रकार को कहा, जब वो उनका इंटरव्यू लेने के लिए आया, तो उन्होंने कहा कि विश्व को बतला दो, दुनिया को बतला दो कि महात्मा गांधी अंग्रेजी नहीं जानता है। ये बात उन्होंने क्यों कही, जबकि आप जानते हैं कि महात्मा गांधी ने अंग्रेजी में बहुत सारी किताबें लिखी हैं, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ और इस तरह की बहुत सारी किताबें। उनका पूरा वांग्मय जो है वो बहुत सारे उसका हिस्सा अंग्रेजी में लिखा गया, कुछ गुजराती में लिखा गया। लेकिन उन्होंने इसलिए ये बात कही कि अंग्रेजी नहीं जानता है कि वो एक पूरे विश्व को ये संदेश देना चाहते थे कि अगर आप लोग भारतीय भाषा को, खासतौर पे हिंदी भाषा को अगर बहुत हेय दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि हमारा देश गुलाम है, इसलिए आप समझते हैं कि हमारी भाषा भी जो है वो बहुत निकृष्ट है, बहुत हेय है, तो इससे मैं सहमत नहीं हूं। और जबकि अंग्रेज ये करते थे कि वर्नाकुलर नाम से हिंदी का उपहास उड़ाते थे, उसको वर्नाकुलर भाषा कहते थे कि ये देहाती लोगों की भाषा है, ये राजकाज की भाषा नहीं हो सकती, किसी बड़े विचार की भाषा नहीं हो सकती, ये उनका मानना था। अंग्रेज लोग इसी तरह से, इसीलिए वैसे लोगों को वो नौकरी में रखते थे जो लोग अंग्रेजी जानते थे। हिंदी जानने वालों की कोई पूछ उस समय नहीं होती थी। तो महात्मा गांधी ने इसी का विरोध करने के लिए, इसी बात का विरोध करने के लिए उन्होंने कहा कि दुनिया को कह दो कि गांधी जो है वो अंग्रेजी नहीं जानता है, वो अपनी बात हिंदी में रखे, अगर तुम्हें समझ में आती है तो ठीक है। तो ये एक बहुत बड़े प्रतिरोध का एक लक्षण था जो महात्मा गांधी ने उस समय पूरे देश के सामने रखा। और हिंदी जो है वो एक विरोध की भाषा, जो औपनिवेशिक सत्ता थी हमारे पास, अंग्रेजों की जो सत्ता थी, उसके खिलाफ एक विद्रोह की भाषा के रूप में सामने आई। और पूरा जो आज़ादी का आंदोलन है, स्वाधीनता का हमारा संग्राम है, वो हिंदी भाषा के द्वारा ही परिचालित हुआ पूरे देश में, कोने कोने में गया। आप देखिए कि महात्मा गांधी कितने बड़े संप्रेषण करता थे। उस समय ना तो फेसबुक था, ना व्हाट्सएप था, लेकिन महात्मा गांधी अगर दिल्ली में बैठ करके वो कहते थे कि मैं आज से 21 दिन के उपवास पर हूं, तो गांव के, सुदूर गांव में बैठा हुआ, दक्षिण भारत के किसी गांव में बैठा हुआ किसान भी उस दिन उपवास रखता था। तो ये जो संप्रेषण की जो ताकत थी उनकी, जो मैसेज को, संदेश को फैलाने की जो ताकत थी, वो हिंदी भाषा की ताकत थी। दरअसल उस भाषा में बात करके पूरे देश को वो जोड़ रहे थे। और ये जो हिंदी का समावेशी चरित्र है वो अभी तक बरकरार रह गया। आप देखिए कि बहुत सारी दूसरी भाषाओं के शब्दों को किस तरह से हिंदी ने आत्मसात किया, अपने में मिला लिया। आपको आश्चर्य होगा कि जो आप रोजमर्रा की बातचीत में जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उसमें से बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो हिंदी के शब्द नहीं हैं। आलमारी आप लोग सब जानते हैं, आलमारी हम लोग समझते हैं कि हिंदी का शब्द है, लेकिन वो हिंदी का शब्द नहीं है, वो तुर्की भाषा का शब्द है। आप देखिए दूसरे बहुत सारे अंग्रेजी के शब्द, स्टेशन, आवाम बोलचाल की भाषा में हिंदी में शामिल हो गया है। ये बहुत सारे कंप्यूटर और इस तरह की जितनी भी डिजिटल दुनिया होने के बाद से, डिजिटल जो है शब्द वो खुद अपने आप में अंग्रेजी का शब्द है, लेकिन हम लोगों ने उसे हिंदी का ही शब्द हम लोग समझते हैं और हिंदी ने उसे आत्मसात कर लिया है। हिंदी की जो यही सर्व समावेशी उसका जो चरित्र है, इसने हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने में बहुत मदद की है।
क्योंकि हिंदी इस बात से विरोध नहीं रखती है दूसरी भाषाओं की तरह कि दूसरी भाषाओं के शब्द हमारे इसमें नहीं आने चाहिए। बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं जो बहुत शुद्धतावादी नजरिए से चलती हैं कि अगर हमारी भाषा चलते हैं, लेकिन हिंदी के साथ ऐसा नहीं है। लोकतंत्र में जैसे हर आदमी के लिए किसी भी जाति, धर्म, रंग, किसी भी समुदाय संप्रदाय का हो, उसके लिए हमारे देश में गुंजाइश है, उसी तरह हिंदी भाषा के में भी ये गुंजाइश है कि वो अपने को इस तरह से, वो इतना लचीलापन है उसमें, अपने को इस तरह से प्रदर्शित करती है कि आप आइए, एक बहुत बड़ा समुद्र है, इसमें आकर के मिल जाइए। और यही चरित्र जो है हिंदी को एक बड़ी भाषा के रूप में सामने लाता है। लेकिन ये भी बात सच है कि चूंकि हम लोग बहुत वर्षों तक गुलाम रहे हैं, तो हमारी जो मानसिकता है वो अंग्रेजी के प्रति थोड़ी सी ज़्यादा उदार है। हम लोग समझते हैं कि अगर अंग्रेजी नहीं पढ़े, और इसी कारण जो प्राचार्य महोदय भी कह रही थी कि उसमें आत्मविश्वास की कमी हम लोगों में आ जाती है कि अगर हमें अच्छी अंग्रेजी नहीं आती है तो हम समझते हैं कि हम बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, या कोई हमारे सामने अगर अंग्रेजी बोलने लगता है तो हम लोग समझते हैं कि बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी है ये, तभी अंग्रेजी बोल रहा है। ये हम लोग जो सैकड़ों वर्षों तक गुलाम रहे हैं अंग्रेजों के, उसके जरिए ये मानसिकता हमारी बन गई है, हमारे दिमाग में ये बात प्रवेश कर गई है। और कुछ तो ऐसी परिस्थितियां भी रही, क्योंकि लोगों ने देखा कि जो नौकरियां उन्हीं को मिल रही हैं जिन्हें अंग्रेजी आती है, बड़े बड़े पदों पर वही जा रहे हैं जो अंग्रेजी जानते हैं। तो निश्चित रूप से जब तक रोजगार की भाषा हिंदी नहीं बनती है, 3 चीजें होती है किसी भाषा के उत्थान के लिए। एक तो सरकार का जो रवैया है वो जरूरी होता है कि बहुत सहानुभूतिपूर्ण तरीके से और बहुत ही दृढ़ निश्चय के साथ अगर सरकार किसी भाषा को लागू करना चाहती है तो वो भाषा लागू हो सकती है। हालांकि ये बात भी उतनी ही सच है कि बहुत जबरदस्ती किसी भाषा को थोपना ये भी ठीक नहीं होता किसी भी राष्ट्र के लिए। लेकिन हिंदी को एक ऐसी भाषा के रूप में, सर्वसम्मत भाषा के रूप में आगे लाना भी सरकार का कर्तव्य है, जो सरकार बहुत हद तक कर भी रही है। बहुत सारी कोशिशें हो रही है, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर बन गए हैं जिसके जरिए आप हिंदी भाषा का प्रयोग कंप्यूटर की दुनिया में, डिजिटल दुनिया में आप कर सकते हैं। उसके लिए भी सरकार काफ़ी कोशिशें कर रही है। दूसरा है बाजार। जो बाजार होता है वो किसी भाषा को प्रचारित प्रसारित करने में उसकी बड़ी भूमिका होती है। और भारत के साथ एक अच्छी बात यह है कि भारत हमारा एक बहुत बड़ा बाजार है। इतने लोग हैं, इतने उपभोक्ता हैं हमारे यहाँ कि उनसे अगर आप हिंदी में नहीं बात करते हैं, आप देखिए जितने भी टेलीविजन पर और सोशल मीडिया पर और तमाम तरह के जो विज्ञापन होते हैं वो हिंदी भाषा में ही बनाए जाते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँच सके। जो उत्पाद उनको बेचने हैं, जो सामान अपना बेचना है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीदें, उसको समझ सकें। मतलब जैसे एक उदाहरण के लिए कि ठंडा मतलब कोका कोला। कोका कोला ने अपने उत्पाद बेचने के लिए कहा, हिंदी में कहा कि ठंडा मतलब कोका कोला। तो ये बात सीधे सीधे जो हिंदी भाषी लोग हैं या जो हिंदी समझते हैं उनके दिमाग में बात बैठ गई कि ठंडा मतलब कोका कोला होता है, और इससे उनका प्रोडक्ट जो है, उनका जो उत्पाद है वो ज़्यादा बिकने लगा। इसीलिए बाजार की एक बहुत बड़ी भूमिका है, और इसलिए भी हिंदी बहुत ज़्यादा प्रचारित प्रसारित अब हो रही है। विश्व के सभी देश जो चाहते हैं कि भारत में व्यापार हम करेंगे, वो चाहे चीन हो, रूस हो, अमेरिका हो, तमाम लोग अपने छात्रों को हिंदी की शिक्षा दे रहे हैं। आपको मालूम है विश्व के 180 से भी ज़्यादा विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है, सिर्फ इसलिए कि वहाँ से जो हिंदी सीख के छात्र आते हैं वो तमाम क्षेत्रों में, व्यवसाय के क्षेत्र में और तमाम तरह के जो राजनयिक का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, इन तमाम क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने ज्ञान को प्रदर्शित कर सकें। इसीलिए दूसरे देशों के लोग भी अब हिंदी सीख रहे हैं, और ये हिंदी के लिए एक बहुत ही सुखद बात है। और बाजार और सरकार के बाद तीसरा जो कहें हम लोग की जरूरी चीज़ है वो है रोजगार। रोजगार की भाषा, जब तक जो भाषा नहीं बनेगी वो भाषा धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगी और वो अप्रासंगिक हो जाएगी। तो रोजगार जिस भाषा में मिलता है उसी भाषा की ओर लोग ज़्यादा आकर्षित होते हैं, और जो खासतौर पे नई पीढ़ी है वो ऐसी भाषा
में ज़्यादा शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, जिससे उनको रोजगार मिल सके। एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। इसीलिए जब तक रोजगार की भाषा नहीं बन जाएगी, एक अभी भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, अनुवाद हुए हैं, बहुत सारे चीज़ों के अनुवाद हुए हैं, खासतौर पे साहित्य का तो बहुत ज़्यादा अनुवाद हुआ है, चाहे वो लैटिन अमेरिकी साहित्य हो, रूसी साहित्य हो, चीनी साहित्य हो, तमाम चीज़ें हिंदी में हमारे यहाँ आ जाती हैं। लेकिन जो तकनीकी चीज़ें हैं जिससे रोजगार मिलता है, जैसे आप मान लीजिए मैनेजमेंट का जो क्षेत्र है, उसकी बहुत सारी किताबें हिंदी में उपलब्ध नहीं होती हैं। जो चिकित्सा का क्षेत्र है, वो उसमें किताबें हिंदी में उपलब्ध नहीं हैं। जो रिसर्च पेपर प्रकाशित होते हैं वो हिंदी में नहीं होते हैं। इसीलिए हमारे खासतौर पे जो हिंदी भाषिक क्षेत्र के छात्र छात्राएं हैं, उनका आधा से ज़्यादा जीवन दूसरी भाषा खासतौर पे अंग्रेजी सीखने में ही चला जाता है और उनकी प्रतिभा का समुचित उपयोग नहीं हो पाता है। जो बच्चा या बच्ची किसी चीज़ का आविष्कार कर सकता था, वो भाषा में पीछे पड़ जाता है। इस वजह से हमारे देश की तरक्की भी उसमें रुकती है थोड़ी। तो रोजगार की भाषा जब तक नहीं बनेगी, खासतौर पे कानून की भाषा बहुत जरूरी है। किसी भी जो लोकतांत्रिक देश है, वहाँ न्याय सुनिश्चित करना बहुत आवश्यक है। और आप देखिए कि जितने भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब जगह की भाषा अंग्रेजी है। तो इस कारण से जो आम आदमी है, किसी गांव का गरीब आदमी है, वो डरता है किसी भी कोर्ट में जाने से। आप देखते हैं कि उसके मन में एक डर होता है कि न्यायालय में जाना, इसका मतलब है कि हम फंस जाएंगे या हमारे साथ न्याय नहीं होगा। ये जो अविश्वास है, ये भाषा का विश्वास है। अगर उसे हिंदी में वो सारी बातें समझाई जाएं जो अंग्रेजी में समझाई जाती हैं, बहुत सारी कानून की धाराएं अंग्रेजी में बताई जाती हैं उनको, और इसीलिए वो कुछ समझ नहीं पाते और समझते हैं कि हमारे साथ न्याय नहीं हो पा रहा है। अगर उनको ठीक से ये बात उनकी भाषा में समझाई जाए तो उनके मन में न्याय व्यवस्था के प्रति विश्वास जगेगा ज़्यादा। तो कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, ये सब तकनीकी क्षेत्र खासतौर पे ऐसे हैं जो कि हिंदी में, उसमें अभी बहुत काम होना बाकी है। बहुत सारे इसमें अनुवादकों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और जो लोग आप लोग हिंदी पढ़ रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा क्षेत्र है हिंदी अनुवाद का, जिसमें आप अपने कैरियर के लिए अपने राहें तलाश सकते हैं। और ये बहुत बड़ा अभी हमारे देश के सामने एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत बड़ा रोजगार का क्षेत्र खुला हुआ है। उसके प्रति आप ज़्यादा उत्सुक हो सकते हैं और ज़्यादा आपको नौकरियां मिल सकती हैं उस क्षेत्र में। ये बहुत ही आवश्यक है हमारे यहाँ। खास तौर पे देखिए कि कंप्यूटर की जो भाषा है, वो अभी तक भी बहुत सारी चीज़ों में, उसमें जो आप कमांड देते हैं, जो उसको निर्देश देते हैं, वो अंग्रेजी में देना पड़ता है। इस वजह से कंप्यूटर में बहुत तकनीकी योग्यता, दक्षता रखते हुए भी हमारे छात्र बहुत आगे नहीं जा पाते हैं उसमें। तो इन सब क्षेत्रों में हिंदी में बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है और तभी हिंदी एक विश्व भाषा के रूप में सामने आएगी। और जैसे जैसे हमारा देश आर्थिक रूप से संपन्न होता जाएगा, आप लोग खबरों में सुनते हैं बराबर कि हमारा देश जो है वो चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। तो जैसे जैसे ये आर्थिक मजबूती आएगी, भाषा का भी प्रसार उतना अच्छा होगा, उतनी जल्दी होगा। अंग्रेजी जो है तमाम विश्व के बहुत सारे देशों पर उसने अपना प्रभुत्व कैसे जमा लिया, क्योंकि उस समय जो ग्रेट ब्रिटेन था वो बहुत शक्तिशाली राज्य था और उसकी आर्थिक ताकत बहुत ज़्यादा थी। अभी जैसे अमेरिका की आर्थिक ताकत सबसे ज़्यादा है, तो इसीलिए अंग्रेजी का प्रभाव अभी भी है। लेकिन जैसे जैसे हमारा देश आर्थिक ताकत बनता जा रहा है, तो हिंदी भी उसी तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। और ऐसा विश्वास है हमारा कि जैसे जैसे ये हम शक्तिमान होंगे, धीरे धीरे शक्तिशाली होंगे, जो राष्ट्र प्रथम की अवधारणा है उस पर चलेंगे, तो हिंदी भी एक ऐसी भाषा के रूप में सामने आएगी जो विश्व में कभी न कभी प्रथम स्थान रखेगी। और हम लोग इसी उम्मीद के सहारे हैं और आप लोगों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसको निभाएं और ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में काम करने की कोशिश करें। हिंदी का साहित्य ज़रूर पढ़ें, क्योंकि उससे आपकी भाषा मजबूत होगी। और आगे आने वाले दिनों में तमाम तरह के क्षेत्र हैं, विज्ञापन के क्षेत्र हैं, मीडिया का क्षेत्र है, अनुवाद का क्षेत्र है, इन तमाम क्षेत्रों में आप रोजगार भी प्राप्त कर सकेंगे। एक बहुत बड़ा क्षेत्र खुला है आपके सामने, एक दुनिया खुली है, उस दुनिया का उपभोग करें पूरी तरह से। और इस भाषा को सीख करके, हिंदी को ठीक से सीख करके हम लोग अपने देश को भी आगे बढ़ा सकते हैं, अपने करियर को भी आगे बढ़ा सकते हैं और विश्व भाषा के रूप में हिंदी को स्थापित कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।